हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका कंप्यूटर साइंस का टर्म 2 का पेपर हुआ है, तो उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस के जो है मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन पेपर आया था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। मतलब कि किसी भी बच्चे ने अगर थोड़े से भी अच्छे से स्टडी करी होगी तो बहुत आराम से जो है उसने क्वेश्चन पेपर को कर लिया होगा। और अगर किसी बच्चे ने मेरे चैनल को फॉलो किया होगा, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी थी, अगर उस प्लेलिस्ट को किसी ने भी अच्छे से देखा होगा तो कोई भी क्वेश्चन उसका नहीं बचा होगा। मतलब कि सारे क्वेश्चन जो है उस बच्चे ने बहुत आराम से कर लिए होंगे। और अगर किसी ने मेरी वन शॉट वीडियो और जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो कर लिए होंगे, तब भी जो उस बच्चे ने इस क्वेश्चन पेपर को बहुत आराम से कर लिया होगा। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर को, और यहाँ पे जो आंसर है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन आर परफॉर्म। मतलब कि स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है जिसमें कि ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे इसी पे बेस जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें कि जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं स्टैक पे। तो इसका आंसर सभी को पता होगा। मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक है वो आपका लिफो स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के स्ट्रक्चर पे ये वर्क करता है। तो ये आंसर सभी ने सही करा होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मतलब कि इसी के सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है कि आपको जो एक मेथड बताना है लिस्ट का, जिसकी हेल्प से आप जो है लास्ट एलिमेंट को जो है पॉप करेंगे या फिर आप कह सकते हैं रिमूव करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने लिस्ट में भी पढ़ा था पॉप मेथड, तो इसका आंसर पॉप मेथड हो जाएगा। और मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो पॉप मेथड होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर पॉप आ जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, इसमें पूछा है, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है ये। यहाँ पे पूछा है कि आपको जो एक एग्जाम्पल लिखना है, मतलब कि एक स्टेटमेंट लिखना है जिससे कि आप लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को जो है डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए आपको करना क्या था, बस सिंपल सी आपको लिस्ट क्रिएट कर लेनी थी और उसके बाद में उस लिस्ट पे जो है पॉप मेथड को अप्लाई कर देना था। तो इतना करने से क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ से पॉप हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे पूछी गई है फुल फॉर्म, और मैंने जो है आपको बार बार बोला था कि फुल फॉर्म को याद कर लेना। फुल फॉर्म जो है आपसे जरूर पूछी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, फुल फॉर्म जो है मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में भी जो है मैंने ये सारी फुल फॉर्म कराई थी आपको, और साथ ही साथ मैंने जो है आपको वन शॉट वीडियो में भी कराई थी, और जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उनमें भी ये फुल फॉर्म कराई थी। तो यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए BOIP की अगर हम बात करें तो इसकी हो जाएगी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और PPP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, मतलब कि सेकंड वाले क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा गया है, रिया वांट टू ट्रांसफर पिक्चर फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप। मतलब कि अपने मोबाइल से जो है वो अपने लैपटॉप में पिक्चर को ट्रांसफर करना चाहती है, और इस काम के लिए उसने जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क क्रिएट होगा वो किस टाइप का नेटवर्क होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, पैन होगा, लैन होगा, मैन होगा या फिर वैन होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा पैन। देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब आप दो लैपटॉप के बीच में या फिर एक लैपटॉप और मोबाइल फोन के बीच में डेटा ट्रांसमिट करते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से, तो वो एग्जांपल हो जाता है पैन का। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि प्लेलिस्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वहां पे जो है मैंने टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अच्छे से प्लेलिस्ट को देखा होगा तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटा नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा है कि एट्रीब्यूट और डोमेन में डिफरेंस आपको बताना है, और इसको जो है किस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना था, आपको बताना था रिलेशन डेटा मॉड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको ये चीज बतानी थी। तो यहाँ पे देखिए, एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। सिंपली जो टेबल का कॉलम होता है उसी को एट्रीब्यूट बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशन का जो कॉलम होता है उसी को जो है हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो कि किसी ना किसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन जो है वो सेट होता है डेटा टाइप्स का, मतलब कि डेटा वैल्यूज का सेट होता है। मतलब कि एक तरीके से डेटा टाइप आप डिफाइन करते किसी भी टेबल के कॉलम में, तो वही आपका डोमेन होता है। मतलब किस टाइप की वैल्यू जो है पर्टिकुलर कॉलम जो है स्टोर करेगा, तो यही होता है आपका डोमेन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है एक टेबल को कंसीडर करना है। ये जो मेंबर वाली टेबल है इसको कंसीडर करना है, और इस पे बेस देखिए यहाँ पे जो है कुछ कोड लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। इस कोड की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं इस कोड के एग्जीक्यूट होने पे आपका आउटपुट क्या आएगा। सिंपल सी ये बात यहाँ पे पूछी गई है। तो देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर, और कंडीशन क्या लगाई है, वेयर एक्टिविटी इक्वल
ऑल जिम, मतलब कि जहाँ पे भी एक्टिविटी जिम हो उन सब का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे एक्सेस कर लो। तो देखिए कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे, आपका एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, इन 3 का रिकॉर्ड आएगा। तो ये 3 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर रिजल्ट सेट की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे लगाया है फैच वन। तो जब फैच वन आप लगाएंगे तो सबसे पहले जो होगा, पहले वाला रिकॉर्ड आपका एक्सेस होगा। मतलब कि कौन सा वाला रिकॉर्ड एक्सेस होगा, सबसे पहले ये वाला रिकॉर्ड एक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 जो जिम वाले रिकॉर्ड हैं वही एक्सेस हुए हैं। तो पहली बार में जब फैच वन लगाएंगे तो सबसे पहला वाला रिकॉर्ड जो है वो आपका एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद में देखिए फॉर लूप लगाया है और फॉर लूप को देखिए 2 बार चलाया गया है और उसके बाद में इस लूप के अंदर फैच वन को फिर लगाया गया है। इसका मतलब ये हुआ 2 बार जो है रिकॉर्ड को ये फिर से फैच करेगा। तो कौन कौन से रिकॉर्ड फैच करेगा, इस बार जो है फैच करेगा ये वाला रिकॉर्ड, मतलब कि प्रतीक वाला और जो है राकेश वाला, ये रिकॉर्ड दोनों फैच करेगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे इन्हीं को प्रिंट कराया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे कराया जा रहा है जो रिकॉर्ड फैच करा उसका जो है जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए जीरो इंडेक्स का मतलब हो गया आपका ये वाला इंडेक्स, क्योंकि ये टपल की फॉर्म में आपका रिकॉर्ड आता है। जब हम फैच वन लगाते हैं टपल की फॉर्म में आता है, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो 0, 1 को ही प्रिंट कराया गया है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 0, 1 पे पहली बार में जब आपका रिकॉर्ड फैच होगा तो आपका आएगा M1002 हैश प्रतीक, और इसके बाद में सेकंड रिकॉर्ड फैच होगा तो आएगा M1004 हैश राकेश। तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आपको जो है क्वेरी के आउटपुट लिखने हैं, मतलब कि इस टेबल में बेस कुछ क्वेरी लगी हुई हैं जिनके कि आपको आउटपुट लिखने हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी क्वेरी हैं। देखिए पहली क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पे, सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा वेयर डोज 2 इज नॉट नल एंड एज ग्रेटर देन 40, मतलब कि उन्हीं का डेटा डिस्प्ले कराना है जिनकी डोज 2 की वैल्यू नल ना हो और साथ साथ एज क्या हो, ग्रेटर देन 40 हो। तो देखिए इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉट नल वाली वैल्यूज की। तो देखिए डोज 2 की अगर हम बात करें तो 3 रिकॉर्ड हैं जिनमें की वैल्यू नॉट नल नहीं है, मतलब कि नल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे इन 3 में से भी बोला है इन्होंने क्या होनी चाहिए, एज ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो जैनी वाला है वो हट जाएगा और जो 55 एज वाला ये आएगा और आपका 43 वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट किया गया है, नेम किया गया है और एज की गई है। तो मतलब ये हुआ कि नेम डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि आ जाएगा हरजोत और उसकी एज आ जाएगी 55 और फिर आ जाएगा श्रीकांत और इसकी एज आ जाएगी 43। इस तरीके से जो आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा और ऊपर इस तरीके से आपने फील्ड के नेम लिख दिए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मतलब कि इसी के सेकंड क्वेरी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा ग्रुप बाय सिटी, मतलब कि सिंपली सिटी को काउंट करना है जो कि ग्रुप होकर आपकी काउंटिंग बनेगी, मतलब कि सेम सिटी जो होंगी वो आपकी ग्रुप हो जाएंगी और उसके बाद में उनकी काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिटी को ही सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी दिल्ली की आएगी काउंटिंग 2 और मुंबई की काउंटिंग 2 आएगी और कोलकाता की काउंटिंग 1 आएगी, मतलब कि इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बोला है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन डेटा, मतलब कि डिस्टिंक्ट वाली सिटी को सिलेक्ट करना है जो रिपीटेड वैल्यू है वो आपकी नहीं आएंगी। तो कौन कौन सी है डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, मतलब कि 3 सिटी हैं जो कि आपको आउटपुट में देखने को मिलेंगी। इस तरीके से जो है आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की, तो देखिए इसमें बोला है सेलेक्ट मैक्स डोज 1 एंड मिन डोज 2, मतलब कि आपको डोज 1 वाले कॉलम में से तो मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है और डोज 2 वाले में से जो है मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डोज 1 और डोज 2 की बात करें तो ये बात कर रहा है इन वाले कॉलम्स की, इनमें जो है आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे मैक्सिमम वैल्यू की डोज 1 में, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी ये, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इससे मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी ये वाली, मतलब कि 1 के साथ 20 जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो आपको इस क्वेरी का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें बोला गया है कि आपको जो है यहाँ पे ए और बी वाली क्वेरी के आउटपुट लिखने हैं जो कि आपकी 2 टेबल पे बेस्ड हैं, एक तो है डॉक्टर और एक है पेशेंट। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेरी की। तो देखिए फर्स्ट क्वेरी में दे रखा है सेलेक्ट डी नेम कॉमा पी नेम फ्रॉम डॉक्टर नेचुरल ज्वाइंट पेशेंट, मतलब कि जो डॉक्टर वाली टेबल है और जो पेशेंट वाली टेबल है इन दोनों पे नेचुरल ज्वाइंट को परफॉर्म किया गया है। और क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं, डी नेम को सिलेक्ट किया गया है और पी नेम को सिलेक्ट किया गया है। तो किस तरीके से यहाँ पे देखिए वर्क होगा, मतलब कि आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट में देखिए आपको डी नेम देखने को मिलेगा और पी नेम देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें डी नेम की, तो डी नेम कौन सा आएगा, पहले अगर हम डी नेम की बात करें तो अमिताभ डी नेम आएगा और यहाँ पे देखिए इसका डी नंबर जो है वो आपका D1 है। तो डी नंबर की अगर हम बात करें पेशेंट वाली टेबल में तो ये नूर के आगे है,
तो क्या होगा, देखिए 2 कॉलम बन जाएंगे इस तरीके से। एक बनेगा डी नेम के नाम से, मतलब कि डी नेम के नाम से एक कॉलम हो जाएगा, और एक हो जाएगा पी नेम के नाम से। इस तरीके से कॉलम बन जाएगा। तो डी नेम वाले कॉलम में पहले आएगा यहाँ पे अमिताभ, और इसके बाद में पी नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा नूर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो डी नंबर है वो आपका D1 है, और D1 किसका है, अमिताभ का है। तो इसके आगे आ जाएगा नूर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अनिकेत आएगा, मतलब कि सेकंड नंबर पे जो है डी नेम में क्या आ जाएगा, अनिकेत आ जाएगा। और इसके सामने पी नेम में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अनिकेत की, तो इसका डॉक्टर नंबर है D2, और D2 किसके सामने है, देखिए आपके एनी के सामने है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पे एनी। इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो इसका डॉक्टर नंबर है D3, और फोर्थ वाले का है D4, जो कि इस टेबल में कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है आपका D1 है, जो कि किसके लिए, अमिताभ के लिए है। तो यहाँ पे अगेन अमिताभ आ जाएगा, और इसके बाद में जो है यहाँ पे आ जाएगा हरमीत। तो इस तरीके से ये 3 रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आउटपुट आपको मिल जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेरी की। तो सेकंड क्वेरी में बोला गया है सेलेक्ट पी नेम, एडीएम डेट, फी फ्रॉम पेशेंट पी, डॉक्टर डी, और यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि उन्हीं के डिस्प्ले करो जिनके की क्या है डी नंबर सेम है, और फीस क्या हो वहां पे 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो उन्हीं की जो है ये डिटेल डिस्प्ले होगी, मतलब कि पी नेम आएगा, एडीएम डेट आएगी, और फीस आएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सेम डी नंबर की, तो सेम डी नंबर कौन कौन से की है, देखिए D1 आपका यहाँ पे हो गया, D1 फिर आपका यहाँ पे हो गया, D2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया। मतलब कि ये रिकॉर्ड जो है वो आपके सेम है, मतलब कि दोनों में डी नंबर जो है वो सेम है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, जिसमें कि बोला गया था कि 1000 से ज्यादा फीस होनी चाहिए, तो यहाँ पे D1 वाले की अगर हम फीस की बात करें तो आपकी 1500 है। तो मतलब ये हुआ कि आपका नूर आएगा, पी नेम को डिस्प्ले कराया तो नूर आएगा, इसकी एडीएम डेट आएगी, और इसकी जो फी है वो आपकी 1500 आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें D2 की, तो D2 देखिए एनी के लिए, लेकिन इसकी फीस जो है वो कितनी है, 1000 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए D1 है, तो D1 में फिर से क्या आएगा, आपका हरमीत आ जाएगा, इसकी एडीएम डेट आ जाएगी, और इसकी फीस क्या है, 1500 है। तो दोबारा से 1500 आ जाएगा। मतलब कि इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आपका आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी बच्चों ने सही करा होगा। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपको किस तरीके से लिखना था। कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन में एक से ज्यादा कॉलम जब ऐसे हो जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो सारे के सारे फील्ड या फिर हम कह सकते हैं वो सारे के सारे कॉलम जो हमारे कैंडिडेट की कहलाएंगे। और प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की मैंने आपको बताया था ऐसा कॉलम होता है जो कि आपके टेबल में जो रिकॉर्ड होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी की में एक चीज रहती है जो कि मैंने आपको बताई थी कि जो वैल्यू होंगी वो यूनिक रहेंगी, और यहाँ पर नल वैल्यू को आप नहीं डाल सकते, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। तो इस तरीके से जो आप डिफरेंस लिख सकते थे। अगर आप चाहते तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते थे, मतलब कि एक साइड में आपने कैंडिडेट की लिख दिया और एक साइड में प्राइमरी की लिख दिया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब कि इसी क्वेश्चन में चॉइस आपको दे रखी थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लेयर के नाम से टेबल है जिसको कि आपको कंसीडर करना है, और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है इस टेबल को देख के कंसीडर करना है कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसपे कि आप प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम प्राइमरी सेट करेंगे पी नंबर पे। अब पी नंबर पे ही क्यों करेंगे, देखिए नेम जो है वो आपका रिपीटेड हो सकता है, स्कोर भी रिपीटेड हो सकता है, लेकिन पी नंबर जो है एक ऐसा कॉलम है जिसको कि आप रिपीट करना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पी नंबर हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें नेम वाले कॉलम में और स्कोर वाले कॉलम में तो इनमें भी यूनिक वैल्यू है, तो अगर आप इनको भी लिख देते हैं एज अ प्राइमरी की सेट करने के लिए तब भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इस डेटा को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे जो पी नंबर वाला कॉलम है यही सबसे बेस्ट हमारा प्राइमरी की के लिए रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि डिग्री क्या होती है और साथ ही साथ जो प्लेयर वाली टेबल है इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं किसी भी टेबल के उसी को डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री की तो क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3, तो 3 कॉलम है तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो आप जो है इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते थे कि नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं किसी भी टेबल के उनको हम डिग्री बोलते हैं, और जो टेबल है प्लेयर वाली इसकी डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको चॉइस मिली हुई है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व करने में उन बच्चों को जरूर प्रॉब्लम हुई होगी जिन्होंने जो है टर्म 1 में अच्छे से स्टडी नहीं करी थी, मतलब कि खास तौर पे जिनके पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से।
तो उनको जो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर पाइथन के थोड़े बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं और डेटा स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत आराम से जो है आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है पुश एनवी के नाम से, और इसके अंदर एन नाम से एक आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे बोला है जो आर्ग्यूमेंट है मतलब जो पैरामीटर है ये क्या एक्सेप्ट करेगा, लिस्ट एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग्स की। मतलब कि जो एन है वो क्या है, यहाँ पे लिस्ट है। और देखिए जब मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यहाँ पे एज अ लिस्ट होती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो लिस्ट होगी इसके अंदर उसमें जो आपको स्ट्रिंग एंटर करवानी है, मतलब कि वो जो लिस्ट होगी वो स्ट्रिंग को कंटेन करके रखेगी। और इसके बाद में बोला है कि आपको वो सारी स्ट्रिंग इस वाले वेरिएबल में डालनी है जो कि है नो वॉवल। इस वेरिएबल में डालनी है वो सारी स्ट्रिंग जिनमें कि कोई वॉवल नहीं है। तो इस तरीके से काम करना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी जो है गाइडलाइन दे रखी है, मतलब कि सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर कर रखी हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है। फिर उन्होंने देखिए पॉइंट मेंशन कर दिया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि जो है आप 5 वर्ड इनपुट करवाएंगे और उनको जो है पुश कर देंगे लिस्ट के अंदर। जो लिस्ट आपकी ऑल के नाम से, मतलब कि लिस्ट का जो नेम रहेगा वो आपका ऑल रहेगा। तो ऑल के नाम से एक लिस्ट ले लेंगे जिसमें कि आपको 5 वर्ड को एंटर करवाना है। तो पहला काम तो आपको इतना करना है। उसके बाद में जो आपको पुश एनबी के नाम से फंक्शन लिखना है, और इसके बाद में जो है आपको इस फंक्शन के अंदर एक स्टैक क्रिएट करना है जो कि आपका लिस्ट टाइप का रहेगा जिसका नाम है नो वॉवल। और इसके अंदर वही वर्ड आएंगे जिसमें कि कोई भी वॉवल प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये आपको काम करना है। और इसके बाद में इन्होंने बोला है कि क्या करना है, पॉप करना है सारे वर्ड को, मतलब जो भी नो वॉवल वाले वर्ड होंगे उनको फिर आपको पॉप करना है। और उसके बाद में जब आपकी लिस्ट एम्प्टी हो जाए तब आपको जो है ये मैसेज प्रिंट करा देना है कि जो स्टैक है वो आपका एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी स्टैक के नाम से मैसेज प्रिंट करा देना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को हार्ड लगा होगा तो उसी बच्चे को ये क्वेश्चन हार्ड लगा होगा जिसके कि पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और डेटा स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को अच्छे से उसने नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी प्लेलिस्ट को देखा होगा तो वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। और आंसर को डिस्कस करने से पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि मान लीजिए जो लिस्ट आपने एंटर करी उसके अंदर ये वर्ड है, मतलब कि यही वर्ड जो है वो आपको इस लिस्ट के अंदर एंटर करने हैं। जैसे कि ड्राई हो गया, लाइक हो गया, रिदम हो गया और जिम हो गया। तो ये आपकी जो लिस्ट रहेगी वो ऑल के नाम से रहेगी, मतलब कि जो इस लिस्ट का नेम होगा वो ऑल होगा। और इसके बाद में जब आपका नो वॉवल वाला स्टैक बनेगा तो उसके अंदर क्या रहना चाहिए, ये वाले जो वर्ड हैं वो रहने चाहिए, मतलब कि वही वर्ड आएंगे जिनके अंदर कोई वॉवल नहीं है। तो ये काम जो है वो आपको करवाना है फंक्शन की हेल्प से। और उसके बाद में आपको पॉप कराना है और जो एलिमेंट पॉप होगा वो आपका इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए और उसके बाद में लिख के आना चाहिए एम्प्टी स्टैक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, मतलब कि क्वेश्चन में ही सारी क्लैरिटी आपको दे रखी है कि आपको करना क्या है। तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। तो बात करते हैं किस तरीके से आप करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल के नाम से यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट का नाम दे रखा था वो ऑल दे रखा था। इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे जिसको कि हम 5 टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी 5 वैल्यू रहेंगी, मैंने यहाँ पे 4 लिखी है। ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा मैंने टाइप करा था तो एक वर्ड यहाँ पे रह गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आपके 5 वर्ड थे, एक वर्ड शायद वर्क था यहाँ पे, वो आपका मिस हो गया है। तो यहाँ पे जो आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है वो 5 के हिसाब से लिखा है। तो यहाँ पे 5 टाइम लूप चलवाएंगे और इस 5 टाइम लूप के चलाने से होगा क्या, यहाँ पे जो एलिमेंट हम एंटर करेंगे वो 5 कर पाएंगे, मतलब कि 5 वर्ड को एंटर कर पाएंगे। तो वर्ड को एंटर करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक एलिमेंट के नाम से वेरिएबल ले लिया है। तो वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं और ये जो वेरिएबल रहेगा वो आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, मतलब कि यहाँ पे सिंपली आपको इनपुट फंक्शन लगा देना है जैसे कि यूजर जो भी वर्ड एंटर करे वो स्ट्रिंग टाइप का एंटर हो जाए। और इसके बाद में जो भी हमने एलिमेंट एंटर करवाया उसको अपेंड कर देंगे अपेंड मेथड की हेल्प से, किसमें, ऑल वाली लिस्ट में, इसमें जो हम अपेंड कर देंगे। तो इस तरीके से यूजर यहाँ पे 5 वर्ड एंटर करेगा और वो सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे, ऑल वाली लिस्ट में आ जाएंगे। तो इतना काम तो हमारा हो गया एलिमेंट को ऐड करने का, मतलब कि जो स्ट्रिंग टाइप के वर्ड थे वो हमने लिस्ट में डाल दिए। अब इसके बाद में हमें बोला गया था फंक्शन को लिखने के लिए। तो फंक्शन देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फंक्शन को समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है डेफ पुश एनबी और इसके अंदर जो आर्गुमेंट दे रखा था वो ऐसे ही डाल दिया है, जो एन के नाम से पैरामीटर दे रखा था उसको हमने ऐसे ही डाल दिया है। मैंने आपको बताया भी था कि जो पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ उसको ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बाद में देखिए हमसे बोला गया था कि नो वॉवल के नाम से एक लिस्ट लेनी है, मतलब कि एक स्टैक क्रिएट करना है जिसमें कि नो वॉवल वाले ही वर्ड आपको रखने हैं। तो यहाँ पे नो वॉवल के नाम से एक लिस्ट ले ली है, फिर यहाँ पे एक वॉवल के नाम से लिस्ट डिफाइन कर दी है जिसके अंदर जितने भी वॉवल्स होते हैं वो सारे डिफाइन कर दिए हैं, स्मॉल में भी करे हैं और कैप्स में भी करे हैं, जिससे कि वॉवल का कोई भी केस हो वो यहाँ पे मैच हो पाए। इसके बाद में यहाँ पे मैंने
लूप लगाया है और लूप में लिखा है फॉर वर्ड इन एन। एन क्या है हमारे पास में लिस्ट है, तो जो एन वाली लिस्ट है, अब एन वाली लिस्ट क्या होगी, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन में क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पे कॉलिंग की बात कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा है तो इसके अंदर ऑल वाली लिस्ट डाल दी है, तो जब ऑल वाली लिस्ट डाली है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पे एन में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो भी लिस्ट यहाँ पे एंटर की गई है वो हमारी यहाँ पे आ चुकी है एन के अंदर। तो हमने बोला है फॉर वर्ड इन एन, मतलब कि पूरी की पूरी लिस्ट है, तो लिस्ट में से क्या होगा, एक एक वर्ड कहाँ पे आएगा, इस वर्ड वाले वेरिएबल के पास में आएगा। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मैंने, यहाँ पे भी आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते थे, तो यहाँ पे जो है एक एक वर्ड आपका आ जाएगा। और उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, नो वोवेल के नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसको कि मैंने ट्रू कर दिया है, मतलब इसकी वैल्यू ट्रू कर दी है। फिर यहाँ पे एक और लूप लगाया है और इसमें बोला है फॉर लेटर इन वर्ड, मतलब कि जो वर्ड यहाँ पे आया है उस वर्ड को ही क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे पूरा वर्ड आएगा। जैसे कि सबसे पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो पहला वर्ड था ड्राई, तो यहाँ पे जो है मान लो ड्राई आ गया, तो यहाँ पे होगा क्या, एक एक लेटर इस लेटर वाले वेरिएबल के पास जाएगा और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि जो लेटर वाले वेरिएबल के पास में लेटर आया है अगर वो इन वोवेल है, मतलब कि इस वाली लिस्ट में मैच कर रहा है, ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है अगर इसमें मैच कर रहा है तो जो नो वोवेल वाला यहाँ पे वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो, क्योंकि पहले मैंने डिफाइन क्या करी थी, ट्रू करी थी, तो इसकी वैल्यू फॉल्स कर दो अगर इस लिस्ट के अंदर वो करेक्टर मैच कर रहा है। फिर इसके बाद में अगेन इफ कंडीशन लगाई है और यहाँ पे मैंने बोला है कि जो नो वोवेल वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर आपकी ट्रू रहती है, और ट्रू कब रहेगी, जबकि यहाँ पे वैल्यू आपकी फॉल्स नहीं होती है। और फॉल्स कब नहीं होगी, जबकि यहाँ पे जो करेक्टर आया है वो इसमें मैच नहीं कर रहा होगा। अगर मैच कर रहा होगा तो फॉल्स हो जाएगी, और मैच नहीं कर रहा होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। तो जब फॉल्स नहीं होगी तो हमने बोल दिया है कि नो वोवेल वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर ट्रू ही रहती है तो सिंपल सी बात है, क्या करो, जो यहाँ पे वर्ड आया था उस वर्ड को कहाँ कर दो, अपेंड नो वोवेल वाली लिस्ट में अपेंड कर दो। ये जो नो वोवेल है वो देखिए लिस्ट का नाम है, ये लिस्ट का नाम है, और ये देखिए वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए स्मॉल केस में और यहाँ पे कैपिटल में है, तो लिस्ट भी मैंने उसी नाम से बनाई है और वेरिएबल भी उसी नाम से बनाया है, बस मैंने उसका केस चेंज कर दिया है। तो आप जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते थे। तो सिंपल सी बात है, जो भी वर्ड ऐसा होगा जिसके अंदर कोई वोवेल नहीं है वो कहाँ होगा, इस वाली लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया है, मतलब कि जो लिस्ट होगी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जितने भी वर्ड उसके अंदर एंटर हो जाएंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ तक आपकी कौन सी लिस्ट बनेगी, देखिए ये वाली लिस्ट जो है आपकी फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे जब हमने यहाँ पे प्रिंट करा है तो वो वाली लिस्ट हमारी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, पॉप मेथड को परफॉर्म करने के लिए और जो एम्प्टी स्टैक वाला मैसेज है उसको प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या करा है, एक लूप और लगाया है। और मैंने जो है बोला है कि लूप कब तक चले, ये लूप चले लेंथ ऑफ नो वोवेल, मतलब कि जो नो वोवेल वाली लिस्ट है उसकी जो भी लेंथ हो वहां तक चले, और उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस लूप को चला दिया है। तो लेंथ क्या है, वहां पे 3 है और 3 में प्लस करेंगे 1 तो आपकी लेंथ हो जाएगी 4। तो इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो लूप है वो आपका 4 टाइम चलेगा। और 4 टाइम चलने पर देखिए क्या होगा, पहले हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो नो वोवेल वाली लिस्ट है अगर वो आपकी एम्प्टी है तो सिंपली प्रिंट कर दो एम्प्टी स्टैक, और अगर आपकी एम्प्टी नहीं है तो उस केस में क्या कर दो, नो वोवेल वाले पे पॉप मेथड अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिए जो नो वोवेल लिखा हुआ ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये आपको नहीं लिखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, नो वोवेल डॉट पॉप कर दिया तो इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमा लगाकर मैंने एंड लगा दिया है। तो जो एलिमेंट डिलीट होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद में देखिए आपका स्पेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। तो पहली बार में डिलीट क्या होगा, जिम डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें सबसे लास्ट में जिम था, तो जिम डिलीट होगा, सेकंड टाइम में रिदम डिलीट होगा, और थर्ड टाइम में ड्राई डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो आपका स्टैक होगा वो एम्प्टी हो जाएगा। तो क्या होगा, आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद में जो मैसेज है वो एम्प्टी स्टैक आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। देखिए वो कोड जो है मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब मैं इसको चलाता हूँ। देखिए ये मैंने रन कर दिया, तो यहाँ पे वर्ड एंटर कर देते हैं। पहले था हमारा ड्राई, फिर था लाइक, एंड फिर था रिदम, इसके बाद में था वर्क, एंड फिर था जिम। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी एक लिस्ट में गए हैं, और उसके बाद में क्या हो रहा है, जिन वर्ड में भी जो है आपका कोई वोवेल नहीं है उनकी ये लिस्ट आपकी फॉर्म हो गई है। और उसके बाद में देखिए जब पॉप हुआ है तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। हालांकि इस प्रोग्राम को और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, तो अगर आपने कोई शॉर्टकट तरीका भी यूज करा है बनाने के लिए तो वो भी जो है आपका ठीक माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की।
तो देखिए चॉइस वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, मतलब कि ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि आपको जो है फंक्शन लिखना है पोस्ट 3_5 के नाम से, और इसमें भी पैरामीटर है n के नाम से, जो कि एक्सेप्ट करेगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब कि इंटीजर्स की एक लिस्ट रहेगी जो कि जो n वाला पैरामीटर है वो एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, वो सारे नंबर एक न्यू लिस्ट में पुश कर देने हैं जो कि आपका 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। मतलब कि जो भी इंटीजर आपका 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, उनको जो आपको न्यू लिस्ट में पुश कर देना है जिसका नाम रहेगा ओनली 3_5। इस तरीके से लिस्ट का नाम रहेगा, इसमें पुश कर देना है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे रखी है कि सबसे पहले जो है आपको फंक्शन लिखना है जिसमें कि आपको क्या करना है, 5 इंटीजर्स को इनपुट करवा लेना है और उनको जो है एक लिस्ट में डाल देना है। और लिस्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है कि लिस्ट का जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा। और उसके बाद में जो आपको फंक्शन लिखना है, मतलब कि पोस्ट 3_5 के नाम से फंक्शन रहेगा, और इसके अंदर जो है आपको क्रिएट करनी है एक लिस्ट जिसमें कि वही इंटीजर आएंगे जो कि 3 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। और उसके बाद में जो भी इंटीजर हैं उनको क्या करना है, पॉप करना है, और साथ ही जो भी इंटीजर आपका पॉप होगा उसको डिस्प्ले भी कराना है। और उसके बाद में लास्ट में जब आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो उस टाइम पे मैसेज प्रिंट करा देना है कि स्टैक एम्प्टी। तो इस तरीके से काम आपको करना है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि मान लीजिए जो आपने लिस्ट एंटर करवाई वो आपकी ये है, तो यहाँ पे ये जो लिस्ट है वो आपकी ये हो जानी चाहिए। मतलब कि जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो भी आपके 3 से डिविजिबल हैं और 5 से डिविजिबल हैं वो आपकी न्यू लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। जो कि आपकी लिस्ट बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। अब जब आप पॉप कराएंगे तो उसके बाद में आउटपुट कुछ जो है वो आपका इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए जो है आपको प्रोग्राम बनाना था। तो किस तरीके से बनेगा देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट को ले लेंगे और यहाँ पे 5 बार लूप को चला देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम एक इंटीजर्स की लिस्ट को क्रिएट करना है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया है, मैंने एलिमेंट के नाम से लिया है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं लगा दिया इंट फंक्शन, जिससे कि जो यूजर एंटर करे वो यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप के एंटर करे। मतलब कि सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट होगी और जो भी इंटीजर ऐड करेगा उसको जो है मैंने यहाँ पे अपेंड कर दिया अपेंड मेथड की हेल्प से, मतलब कि इस वाली लिस्ट में अपेंड कर दिया है। तो इतना काम जो है पिछले प्रोग्राम की तरह ही यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, जो हमसे बोला गया फंक्शन को डिफाइन करने के लिए push_5 उसको डिफाइन कर दिया। और इसके अंदर क्या करा है, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली है जिसका नाम है ओनली 3_5, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इस लिस्ट में वो सारे इंटीजर आने चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है। तो इस काम को करने के लिए मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया है और लूप को बोला है कहाँ तक चले, जो भी लिस्ट की लेंथ है वहां तक चले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिस्ट की लेंथ की, तो लिस्ट की लेंथ क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये वो जो लूप है आपका 5 टाइम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे इस लूप के अंदर हमने कंडीशन लगा ली है कि अगर जो नंबर वाली लिस्ट है उसका आई इंडेक्स 3 से डिविजिबल हो या फिर आपका 5 से डिविजिबल हो, मतलब कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इन दोनों नंबर से, तो क्या कर दो, सिंपली उसको जो है इस वाली लिस्ट में अपेंड कर दो। मतलब कि ये जो लिस्ट हमने बनाई है इसमें अपेंड कर दो। तो जो नंबर वाली लिस्ट है उसके अंदर जो भी इंटीजर ऐसे होंगे जो कि 3 से या 5 से डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, इस लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। अब ये लिस्ट यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, मतलब प्रिंट करने पे क्या होगा, हमारा जो है ये वाला आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि ये सारे नंबर जो है 3 से या फिर 5 से डिविजिबल हैं। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिए इस लिस्ट से जो है हमने पॉप करने के लिए क्या करा है, यहाँ पे लूप लगाया है और लूप को मैंने बोला है कहाँ तक चले, जो भी लिस्ट की लेंथ है उसमें +1 कर दो तो यहाँ तक आपका चले। तो लिस्ट की लेंथ क्या है, 4 है और उसमें +1 कर दिया तो हो जाएगी हमारी 5। मतलब कि जो लूप है वो 5 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे हमने बोला है इस लूप के अंदर कि यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है, मतलब कि ये वाली जो लिस्ट है अगर वो आपकी एम्प्टी लिस्ट के बराबर है तो क्या कर दो, सिंपली प्रिंट कर दो स्टैक एम्प्टी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, जो हमारी लिस्ट है उस पर पॉप मेथड अप्लाई कर दो। मतलब कि लिस्ट का जो सबसे लास्ट इंडेक्स होगा वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए प्रिंट फंक्शन को लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले भी होगा और उसके बाद में मैंने देखिए यहाँ पे एंड आर्गुमेंट लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट होगा तो उससे पहले क्या होगा, बीच में स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कॉलिंग के टाइम पे जो है ये वाली जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे फंक्शन में पास कर देनी है, मतलब कि एज एन आर्गुमेंट पास होगी, जिससे कि क्या होगा, जो फंक्शन हमने डिफाइन करा है यहाँ पे हमारा एक पैरामीटर रहेगा जो कि n के नाम से था। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नहीं है, आप लोग इसको सही कर लेना। यहाँ पे n आ जाएगा और जहाँ पे भी मैंने नम लिखा है, देखिए जहाँ जहाँ भी नम लिखा है वहाँ सब पे क्या आएगा, एन आ जाएगा। देखिए जहाँ भी मैंने नाम लिखा है वहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ये वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पे पास हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको काम को करना है। हालांकि जब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो है आपको कॉलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो अगर आप कॉल नहीं करेंगे तब भी आपका ये जो है क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो चलिए जो है मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ, जिससे कि जो है आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने उस प्रोग्राम को लिख लिया है, तो इसको जो है थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ नम को, ये जो नम लिस्ट है उसको पास कर दे रहा हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे कर दूंगा मैं एन को पास, एन आर्ग्यूमेंट मैंने कर दिया।
और जहाँ पे भी देखिए नम लिखा हुआ है वहाँ पे मैं कर दूंगा एन, यहाँ कर देता हूँ एन, यहाँ पे भी एन कर देता हूँ, इस जगह भी एन होगा और यहाँ पे भी जो हमारा एन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये काम करना था। तो चलिए मैं आपको इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमसे इंटीजर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें एंटर करना है 10, 6, 14, 18 एंड 30। ये हमने एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है वो हमारी लिस्ट में चले गए हैं और उसके बाद में क्या हुआ है, जो भी इंटीजर यहाँ पे डिविजिबल है 3 से या फिर 5 से, तो वो इस तरीके से डिस्प्ले हो गए हैं, मतलब कि न्यू लिस्ट में डिस्प्ले हो गए हैं। और उसके बाद में जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया है जो कि हमसे बोला गया था। तो क्वेश्चन में यही चीज करने के लिए आपको बोली गई थी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। हालांकि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से कर सकते थे, तो अगर आपने कोई और शॉर्टकट तरीका यूज करा है इसको सॉल्व करने के लिए तो वो भी आपका सही माना जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें बोला गया है कि एक एसक्यूएल टेबल है आइटम के नाम से और यहाँ पे जो आपके ये सारे फील्ड हैं इस टेबल के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको कमांड लिखनी है डिस्काउंट वाले कॉलम को डिलीट करने के लिए। मतलब कि जो टेबल आइटम वाली जिसमें कि ये सारे कॉलम है, तो इसमें से जो आपको डिस्काउंट वाला कॉलम डिलीट करना है। तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिखेंगे अल्टर टेबल और टेबल का नाम लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे ड्रॉप और फिर जो आप लिख देंगे उस फील्ड का नाम जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। कौन से को डिलीट करना चाहते हैं, डिस्काउंट को करना चाहते हैं, तो डिस्काउंट को यहाँ पे लिख देंगे। तो इतनी कमांड लिखने से जो है आपका डिस्काउंट वाला जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। यही काम आपको यहाँ पे करना था। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब कि इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पे जो आपको कैटेगराइज करना है डीडीएल और डीएमएल कमांड को। ये जो कमांड दे रखी है तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीडीएल कौन सी है और डीएमएल कौन सी है। तो डीडीएल की अगर हम बात करें तो क्रिएट ड्रॉप जो है वो डीडीएल है और अपडेट और इंसर्ट जो है वो कैसी है, वो आपकी डीएमएल कमांड है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि रोहन जो है वो रिलेशनल डेटाबेस पे वर्क करना सीख रहा है। अब यहाँ पे जो है उसे कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं जिनमें कि आपको हेल्प करनी है। तो पहले टास्क में बोला गया है कि यहाँ पे एक डेटाबेस है लाइब्रेरी के नाम से, तो उसको जो है इस डेटाबेस को ओपन करना है तो किस तरीके से कमांड लिखनी पड़ेगी, मतलब कि इसके लिए कमांड क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात है, डेटाबेस को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, यूज लाइब्रेरी, मतलब कि यूज कीवर्ड आप लगाएंगे और उसके बाद में डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कमांड लिखनी थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द टेबल्स स्टोर इन द ओपन डेटाबेस, मतलब कि इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जितनी भी टेबल होती है डेटाबेस में उनको डिस्प्ले कराने के लिए हमें कमांड लिखनी होती है जिसका नाम है शो टेबल्स। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख देंगे शो टेबल्स। तो इस कमांड से जो है आपका ये काम हो जाएगा। इसके बाद में बोला है कि आपको जो है डिस्प्ले करना हो बुक वाली टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब कि टेबल है बुक्स के नाम से जो कि लाइब्रेरी डेटाबेस के अंदर है। अगर इसका स्ट्रक्चर चेक करना हो तो आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे DSC बुक्स लिख देंगे, मतलब कि जो टेबल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आपको बताया था कि DESC आप लिख सकते हैं या अगर आप चाहें तो पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में देखिए यहाँ पे बोला गया है आपसे कि A से D तक के लिए आपको क्या लिखनी है, क्वेरी लिखनी है। और ये जो क्वेरी होंगी वो कौन सी टेबल बेस होंगी, देखिए यहाँ पे दो टेबल दे रखी हैं, एक है पैसेंजर के नाम से और एक है फ्लाइट के नाम से। तो इन दोनों टेबल पे बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके लिए आपको क्वेरी लिखनी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ क्वेरी टू चेंज फेयर टू 6000, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको बोला गया है कि आपको जो फेयर है वो 6000 करना है और किस फ्लाइट का करना है, उस फ्लाइट का करना है जिसका कि क्या हो, FN नंबर ये हो, मतलब कि F104 जिसका भी फ्लाइट नंबर है उसका फेयर क्या है 6000 आपको करना है। तो इसके लिए क्वेरी किस तरीके से रहेगी, देखिए आपको जो है डेटा में अपडेट करना है तो आप लिखेंगे अपडेट, फिर लिखेंगे टेबल का नाम और उसके बाद में लिखेंगे सेट, फिर लिखेंगे फेयर। फेयर क्या है, आपके कॉलम का नाम है और कितना सेट करना है आपको 6000 करना है और उसके बाद में कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन बोली गई थी कि F नंबर क्या होना चाहिए, F104 F नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेरी आपकी इस क्वेश्चन के लिए रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर, मतलब कि जो पैसेंजर वाली टेबल है उसमें से जो है आपको डिस्प्ले कराना है कि मेल पैसेंजर कितने हैं और फीमेल पैसेंजर कितने हैं। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लगेगी, देखिए आप लिखेंगे सेलेक्ट जेंडर, क्योंकि जो है आपको जेंडर को ही डिस्प्ले कराना है, जेंडर में ही मेल फीमेल दे रखा है। उसके बाद में लिखेंगे काउंट फंक्शन और उसके अंदर डाल देंगे स्टार, क्योंकि जो है आपको सभी को काउंट करना है। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम पैसेंजर, मतलब कि टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद में कर देंगे ग्रुप बाय जेंडर, मतलब कि जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेरी लगाने से मेल और फीमेल पैसेंजर क्या होंगे, आपके काउंट होकर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है क्वेरी लिखनी है डिस्प्ले कराने के लिए नेम को और उसके कोरिस्पॉन्डिंग फेयर को।
और साथ ही साथ आपको डिस्प्ले कराना है एफ डेट उन सभी पैसेंजर की जिनकी जो फ्लाइट है वो स्टार्ट हो रही है दिल्ली से। तो इस काम को करने के लिए क्वेरी किस तरीके से लगाएंगे देखिए। इसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट नेम फेयर एफ डेट, मतलब कि तीनों कॉलम जो हमें डिस्प्ले कराने हैं। फिर हम लिखेंगे पैसेंजर पी, फिर लिखेंगे फ्लाइट एफ, क्योंकि हमें जो है फ्लाइट वाली टेबल से भी डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो इसलिए हमने क्या करा है, पैसेंजर वाली टेबल को रिनेम करके पी कर दिया है और फ्लाइट वाली टेबल को रिनेम करके एफ कर दिया है। उसके बाद में हमने कंडीशन लगाई है कि क्या कंडीशन हो, जहां पे कि पैसेंजर वाली टेबल के एफ नंबर और फ्लाइट वाली टेबल का एफ नंबर जो है दोनों मैच कर रहे हो। और साथ साथ कंडीशन दूसरी हमने दी है कि फ्लाइट की स्टार्टिंग कहां से हो रही हो, दिल्ली से हो रही हो। तो इस तरीके से ये क्वेरी लगाने से क्या होगा, उन्हीं पैसेंजर की डिटेल डिस्प्ले होगी जिनकी की फ्लाइट की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, दिल्ली से हो रही है। और कौन कौन सी डिटेल डिस्प्ले होगी, नेम डिस्प्ले हो जाएगा, फेयर डिस्प्ले हो जाएगा और अपडेट डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है राइट अ क्वेरी टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फ्लाइट विच एंड एट मुंबई, मतलब कि उस फ्लाइट का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जो कि फ्लाइट आपकी मुंबई में एंड हो रही है। तो इसके लिए किस तरीके से लगाएंगे क्वेरी, तो देखिए डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड को हम लगाते हैं डिलीट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, फिर लिखेंगे फ्रॉम फ्लाइट, मतलब कि फ्लाइट वाली टेबल से डिलीट करना है। और किस कंडीशन के बेस पर डिलीट करना है, हमें करना है उस फ्लाइट का डेटा डिलीट जो कि मुंबई में एंड हो रही हो। तो इसीलिए हमने लिख दिया है वेयर एंड इक्वल मुंबई। तो इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो देखिए इस क्वेश्चन में बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी में डिफरेंस पूछा गया है और साथ ही साथ दोनों के एडवांटेज भी आपसे पूछे गए हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो आप जो है इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि भाई जो बस टोपोलॉजी होती है वहां पर जो डिवाइस होती है वो कनेक्ट होती है ट्रांसमिशन मीडियम जिसको कि बस बोलते हैं। मतलब कि जो बस अब एक तरीके का वायर होता है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। और इसके अलावा जो डेटा होता है वो नोड टू नोड ट्रांसफर होता है। मतलब कि इस टोपोलॉजी में अगर आपने कोई मैसेज ट्रांसमिट कराया तो वो सभी कंप्यूटर्स के पास में पहुंच जाएगा। और यहाँ पे एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एडवांटेज मैंने लिखे हैं, आप एडवांटेज को लिख लेना। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये जो टोपोलॉजी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सस्ती टोपोलॉजी होती है और साथ ही साथ इसको इंप्लीमेंट करना काफी ईजी होता है, मतलब कि इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो काफी ज्यादा इजी रहती है। तो इस तरीके से ये दो जो है वो आप एडवांटेज लिख सकते हैं बस टोपोलॉजी के। और स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल नोड होता है, मतलब कि सेंट्रल एक डिवाइस होती है, उसी सेंट्रल डिवाइस से क्या होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। जो कि सेंट्रल डिवाइस नॉर्मली आपकी क्या होती है, हब या स्विच होती है। तो इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का कंट्रोल जो है वो सेंटर में होता है। और इस टोपोलॉजी के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो जो कनेक्शन बनता है उसमें ये एडवांटेज भी रहता है कि अगर आपने कोई मैसेज ट्रांसमिट कराया है तो वो सभी कंप्यूटर्स के पास में नहीं पहुंचेगा, मतलब कि जिसके लिए ट्रांसमिट किया गया है उसी के पास में पहुंचेगा। तो इस तरीके से जो है ये टोपोलॉजी वर्क करती है। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब कि इस क्वेश्चन में चॉइस है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि HTML और XML में डिफरेंस क्या होता है। तो HTML और XML में डिफरेंस आपको पता ही होगा कि HTML जो है वो क्या है, आपकी मार्कअप लैंग्वेज है जिसको कि हम वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर हम बात करें XML की तो ये भी जो है आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन ये जो है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज होती है। और इसका जो यूज है मेनली आपके डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेब पेज पे किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है HTML और XML में। देखिए नेटवर्किंग वाला चैप्टर जब मैंने आपको कराया था तो वहां पे ये चीज मैंने आपको कराई थी, तो आप लोगों को पता होगी। और इसके अलावा सेकंड वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज वेब ब्राउजर, राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉमनली यूज वेब ब्राउजर। देखिए सेम क्वेश्चन रखा पड़ा है, जो मैंने आपको 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे तो उसमें सेम क्वेश्चन मैंने रखा था और सेम का सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया है। और काफी सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे उन क्वेश्चन में से मिल रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली रखा हुआ आपको ये मिल गया है। तो मैंने आपको बताया था वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके से कोई भी दो वेब ब्राउजर आप यहाँ पे लिख सकते थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको काफी ज्यादा कराए थे, तो आप लोगों को पता होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक सिचुएशन दे रखी है कि कंपनी है जिसके की 3 ऑफिस हैं और यहाँ पे ऑफिस की अगर हम बात करें तो एडमिन है, सेल है, अकाउंट है, इस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आपको जो है A से D तक के क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तब भी जो आप आंसर को कर लोगे। देखिए यहाँ पे मेन चीज आपकी ये है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से लेआउट दे रखा है कि ये बिल्डिंग है और इसके अलावा यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है कि कौन सी बिल्डिंग से कौन सी बिल्डिंग का कितना डिस्टेंस है। और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर भी आपको दे रखे हैं कि किस बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराए थे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो करा होगा और मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की गई है
कि डेटा जो है वो आपका लॉस हो रहा है जब डेटा को ट्रांसफर करा जा रहा है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, मतलब कि डेटा जो है वो आपका लॉस हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बीच में सिग्नल वीक हो रहे हैं, तो दोबारा सिग्नल को रिफ्रेश करके आगे को फॉरवर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होना चाहिए जिससे कि जो सिग्नल है वो आपके लॉस ना हो, जो डेटा है वो लॉस ना हो और वो रिफ्रेश होकर आगे को फॉरवर्ड हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप यूज करते हैं रिपीटर का, मतलब कि जो रिपीटर होता है वो क्या करता है, आपके सिग्नल को रीजनरेट करता है और डेटा को जो है आगे लॉन्गर डिस्टेंस तक के लिए ट्रांसमिट करता है। तो रिपीटर को यहाँ पे आप लगा देंगे, इसका आंसर रिपीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको कि आप सजेस्ट करेंगे हर एक ब्लॉक के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए सभी को पता है स्विच यूज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि स्विच का यूज होता है एक नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। अगर नेटवर्किंग वाला चैप्टर आपने मेरी वीडियो से पढ़ रखा होगा अच्छे से, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सारे सही करे होंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम सी वाले क्वेश्चन की। तो इसमें बोला है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है इनमें से जो कि आपका यूज में आएगा अगर जो है यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन करना हो। यहाँ पे देखिए एल मिस हो गया है, तो लाइव इंटरेक्शन अगर करना है एम्प्लॉय को मुंबई ब्रांच और टेक्सास ब्रांच के, कह सकते हैं वीडियो कॉलिंग की ये बात कर रहे हैं, तो इस केस में कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा। तो सिंपल सी बात है, वीडियो कॉलिंग में जो है आपका आ जाएगा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि जब वीडियो कॉलिंग होगी तो उस टाइम में आपकी वॉइस ट्रांसमिट होगी। और मैंने आपको बताया था वॉइस ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो यूज होता है आपका VoIP। इसके नाम से पता चल रहा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको जो है ड्रॉ करना है केबल लेआउट, जिससे कि मुंबई ब्रांच के जो ऑफिस हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। तो किस तरीके से लेआउट रहेगा, तो देखिए लेआउट की अगर हम बात करें तो आप जो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, एडमिन वाले से करेंगे सेल्स को और सेल्स वाले से करेंगे अकाउंट को। क्यों करेंगे, देखिए एडमिन की अगर हम बात करें तो एडमिन वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे रहेगा आपका सर्वर। सर्वर क्यों रहेगा, देखिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्वर रहेगा। और सर्वर से अगर हम बात करें सेल्स ब्लॉक की, तो सेल्स ब्लॉक का डिस्टेंस कितना है, देखिए सेल्स ब्लॉक का डिस्टेंस है 300 मीटर। और इसके अलावा अगर हम बात करें एडमिन वाले से अकाउंट वाले का डिस्टेंस कितना है, देखिए एडमिन वाले से अकाउंट वाले का डिस्टेंस है 350। तो यहाँ पे काम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेल वाला है उसको एडमिन वाले से कनेक्ट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे जो है इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। और उसके बाद में जो है आपका सेल वाले से आप कर देंगे अकाउंट वाले को। क्यों करेंगे, देखिए सेल वाले से अकाउंट वाले को इसलिए करेंगे, सेल और अकाउंट का डिस्टेंस कितना है, देखिए सेल और अकाउंट का डिस्टेंस है 175 मीटर और एडमिन वाले से अकाउंट का डिस्टेंस है 350। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसे ना कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो जो केबल की लेंथ होगी वो आपकी कम यूज होगी और आप जो अपने नेटवर्क को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इस वाले को अगर आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज्यादा चांसेस आपके इस वाले लेआउट के बनेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो गया है। जितने भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और उनके क्या आंसर होने चाहिए थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।